Good morning 8th class. This is your science lecture. Today we will discuss about chapter number 7, conservation of plants and animals. Last time हमने क्या किया था कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे. उसमें हमने कॉज ऑफ वाइल्ड डेप्लेशन बता दिया था. उसके बाद हम थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में बताएंगे कि जो हमारी स्पीसीज़ हैं वो ख़तरे में क्यों हैं, किस वजह से, क्या क्या उनके साथ, मतलब कौन कौन सी स्पीसीज़ इसमें इंक्लूड हुई हैं, उसके बारे में बताएंगे. ठीक है. द स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुज मेंबर आर जनरली रिड्यूस इन नंबर और नियर एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड थ्रेटेंड स्पीसीज़. वो स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स की वो स्पीसीज़ और एनिमल्स जो कि रिड्यूस होती जा रही हैं इन नंबर में, यानी संख्या में जो रिड्यूस होती जा रही है, जो ख़त्म होने के कगार पे है, एक्सटिंक्शन यानी नष्ट होने या ख़त्म होने के कगार पे है, उसे हम क्या कहेंगे, थ्रेटेंड स्पीसीज़. ठीक है. द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन मीन्स फॉर्मली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी IUCN. क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल I यूनियन U कंजर्वेशन C एंड N नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी IUCN हैज़ क्लासीफाइड थ्रेटेंड स्पीसीज़ इनटू द फ्लोइंग कैटेगरीज. तो ये क्या कर रहा है कि कैटेगरीज़ को बता रहा है कि कौन कौन सी कैटेगरी के हिसाब से जो हमारी स्पीसीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं. सबसे पहले है इंडेंजर्ड स्पीसीज़. इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में वो क्या कह रहा है कि जो स्पीसीज़ हैं आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव, वे सर्वाइव नहीं मीन्स कर रही हैं, और ये जो है मीन्स ख़त्म विल सून बिकम एक्सटिंक्शन, मीन्स ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है. मतलब इसमें 50% चांसेस हैं कि ये ख़त्म होने के कगार पे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है. आर कॉल्ड इंडर्ज स्पीसीज़. इसको हम क्या कहेंगे, इंडर्ज स्पीसीज़. ठीक है. उसके बाद कौन कौन सी स्पीसीज़ इनमें इंक्लूड है, लाइक रेनसोर्स यानी ये वाला. ठीक है. जो ये दरियाई घोड़ा होता है, जो इसकी स्पीसीज़ भी क्या है, ख़त्म होने के कगार पे है, ये बहुत कम अब दिखाई देते हैं. ठीक है. उसके बाद है एशियाटिक लॉयन टेल मैक्यूक होता है. अमेरिका में एक लंगूर होता है. ठीक है. उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्यूक. ठीक है. उसके बाद क्रोकोडाइल, मगरमच्छ एंड ब्लू व्हेल. जो ब्लू व्हेल हमारी पानी में मिलती है ना, समुद्र में पाई जाती हैं, ये क्या एग्जांपल है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के. ये मींस ये फ्यूचर में इनको ख़त्म होने के कगार पर है. ठीक है. उसके बाद है वैल्यूरेबल स्पीसीज़. दीज आर स्पीसीज़ विच आर लाइकली टू मूव टू इंडर्ज कैटेगरी इन नियर फ्यूचर. मींस ये 50-50 में था कि इसके स्पीसीज़ ख़त्म होने के कगार पे था, ये फ्यूचर के नियर है, मींस इसका फ्यूचर आने वाला ही है. इफ़ कॉस्टिक फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट, इसमें कौन कौन से स्पीसीज़ हैं, जैसे चिंकारा डी, ब्लैक बक, गोल्डन लंगूर आर एग्जाम्पल ऑफ वनरेबल स्पीसीज़. ठीक है. इसमें देखो क्या कह रहा है, चिंकारा डियर यानी एक डियर किसको बोलते हैं, हिरन को, और ब्लैक बक ये भी एक हिरन की स्पीसीज़ है. ठीक है. इसके बाद है गोल्डन लंगूर की हमारे पास यहाँ पिक दिखाई गई है. ये जो है ये वनरेबल स्पीसीज़ है, मीन्स इनका जो फ्यूचर है वो नियर है. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे रेयर स्पीसीज़. द रेयर स्पीसीज़ आर दो स्पीसीज़ दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर. वो स्पीसीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं स्मॉल नंबर में, मीन्स वो क्या है, वो स्पीसीज़ जो बिल्कुल कम रह गई हैं, आर लोकलाइज इन सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया एंड मे एंटर इन वेनरेबल कैटेगरीज. तो ये कहाँ लोकलाइज करती हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, जियोग्राफिकल एरियाज़ में, मीन्स बहुत बड़े लार्ज एरिया पे जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उनमें. ठीक है. जैसे गोल्डन कैट हो गई, वाइल्ड बफेलो हो गया, और उसके बाद एशियाटिक वाइल्ड एस हो गया. ये एग्जांपल किसके हैं, रेयर स्पीसीज़ के एग्जांपल हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक देखो क्या होती है. रेड डाटा बुक जो कंटेन्स मीन्स रखती है, रिकॉर्ड रखती है ऑल दो स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये रेड डाटा बुक वो बुक है जिसमें सभी स्पीसीज़ के, प्लांट और एनिमल्स के सभी स्पीसीज़ जो हैं उनका रिकॉर्ड रखती हैं कि कौन से थ्रेट टू एक्सटिंक्शन है, कौन से ख़त्म होने के कगार पे हैं, एंड रेयर कौन से मीन्स ख़त्म हो चुके हैं, और कौन से
फ्यूचर में ख़त्म होंगे, उसके रेड डाटा बुक में इसका सारा डाटा अवेलेबल होता है। ठीक है, द बुक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़। तो ये क्या है कि हमें इंफॉर्मेशन बताती है किसके बारे में, स्पीसीज़ के बारे में, थ्रेटेंड स्पीसीज़ के बारे में, और गाइड्स करती है उनके कंजर्वेशन को, यानी उनके संरक्षण के लिए। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे बाबर शेर की ही हम बात कर लेते हैं कि बाबर शेर अब बहुत कम दिखाई देती हैं जो साउथ फॉरेस्ट हैं उसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि जो बाबर शेर हैं उनकी जो नंबरिंग है वो कम होती जा रही है, तो उसमें कुछ हम ऐड करेंगे ताकि वो बचे रहें, है ना। तो वो रेड डाटा बुक में उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कितने फॉरेस्ट में कितने बाबर शेर हैं, उसकी नंबरिंग और उसके बारे में सारा कुछ। ठीक है, द रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन स्विट्ज़रलैंड। कौन मेंटेन करता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड डाटा बुक को मेंटेन करती है। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या स्ट्रेटजी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेट करने के लिए? ठीक है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंक्लूड क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। हमें ऐसे एरियाज़ बनाने पड़ेंगे जो प्रोटेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमें स्ट्रिक्ट लॉ अपनाने होंगे, रेगुलर हंटिंग जो हंटिंग करते हैं उन पर। ठीक है, उसके बाद है कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, हमें कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर इनडिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ। जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो इनडिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट निवास है, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, मीन्स जहाँ पर प्रोटेक्शन रहेगी वहाँ पर जो है हमारे जो एनिमल्स हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो गया नेशनल पार्क, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब हम क्या करेंगे, हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड लैंड एरिया प्रिजर्व्ड इन नेचुरल कंडीशंस टू प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है लैंड को और एरिया को, जहाँ पर जो हमारी नेचर है और जहाँ पर हमारी वाइल्ड लाइफ है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एंड फ्री एंट्री ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क। मीन्स फॉरेस्ट्री, हम जंगलों में जैसे घूमते हैं ना, ऐसे हम नेशनल पार्क में घूम नहीं सकते। ग्रेजिंग वहाँ अलाउड नहीं होती, मीन्स हम अपने शिप्स को ग्रेज नहीं करा सकते। कल्टीवेशन भी वहाँ पर अलाउड नहीं होती, और फ्री एंट्री जो लोगों के लिए जो एंट्रीज़ हैं वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, मीन्स इसकी स्थापना हुई थी। एज ऑफ 2019 दे वर 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। 2019 के अकॉर्डिंग 104 नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड लैंड एरिया रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ए सेंचुरी ये एक एरियाज़ है जो कि हमारी लैंड, जहाँ पर हमारी लैंड प्रोटेक्टिव होती है, वो लैंड रिजर्व की जाती है। किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए। एक सेंचुरी का मतलब यही है कि वो लैंड को हम सेंचुरी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हंटिंग इज़ अ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड देयर। जो हंटिंग है वहाँ पर बिल्कुल ही बैन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हाउएवर प्राइवेट ओनरशिप राइट फॉर कलेक्टिंग माइनर forest products, harvesting of timber, cultivation are granted so long so as they do not interfere with the life of wild animals. इसके अलावा जो प्राइवेट ओनरशिप राइट्स हैं, मीन्स गवर्नमेंट के अलावा कोई भी प्राइवेट जो ओनरशिप राइट्स हैं, कलेक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मीन्स वहाँ पर हम जैसे हमारे ये सेंचुरीज लैंड है, इसमें जो है कोई भी प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर सकता। मीन्स वहाँ पर उस
जो हम उस एरियाज़ में क्या है कि आप विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप वहाँ पर जा नहीं सकते, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो जैसे वुड हो गई और फल फ्रूट्स हो गए, वहाँ पर जो ट्रीज़ के हैं वहाँ पे उनको ले नहीं सकते, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ टाइम्बर, हम हार्वेस्टिंग कटाई नहीं कर सकते वहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे की, ठीक है। कल्टीवेशन आर ग्रांटेड, जो कल्टीवेशन है वो ग्रांटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ वहाँ पर क्या है कि किसी भी वहाँ पर क्या है कि कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता वाइल्ड एनिमल्स के साथ, मींस उनके साथ उनके उस एरियाज़ में प्लांट के साथ और एनिमल्स को कंजर्वेट करना ही हमारा मोटिव है। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन बींग्स, कोई भी जो हमारी प्राइवेट ओनरशिप है अलो नहीं है, ठीक है। As of 2009 there were 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ इन इंडिया, जो हमारे 2009 तक हैं वो क्या है कि वहाँ पर 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ स्पेसिफाइड लैंड एरिया, एक स्पेसिफाइड लैंड एरिया है जिसमें मल्टीपल यूज़ ऑफ लैंड इज़ परमिटेड फॉर प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें मल्टीपल यूज़ है लैंड के, ठीक है। जैसे मल्टीपल यूज़ कौन कौन से हैं, कोर जोन, बफर जोन और मैनिपुलेशन जोन, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। तो कोर जोन क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो परमिटेड है, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ परमिटेड, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। बफर जोन में क्या है कि लिमिटेड है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ कर सकते हैं। और मैनिपुलेशन जोन में है कि कुछ, ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे देयर आर 686 बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड इंक्लूडेड 18 इन इंडिया, कि हमारे जो इंडिया में है कि 686 बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग 18 इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद है अ बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द कल्चर ऑफ दैट एरिया। वो कह रहा है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेंटेन करती है बायोडाइवर्सिटी में और हमारे इसके साथ हमारे कल्चर में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। क्या है कि जो बायोस्फीयर्स हैं वो कंटेन करते हैं जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़, हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई और बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंक्लूड करता है सतपुरा नेशनल पार्क एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बोरी एंड पचमरी, इनके नाम बताए गए हैं। जैसे एक छोटा सा मैप दिखाया गया है, इस मैप में पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है। ये रहा पचमरी सेंचुरीज़, ठीक है। उसके बाद बोरी, धान, फोरी सेंचुरी, ये सब क्या है कि हमारे जो एक तरह से हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बारे में ये मैप बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हंटिंग रेगुलेशंस क्या होते हैं। हंटिंग रेगुलेशन मींस हंटिंग को रोकने के लिए हमें क्या क्या अपनाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉज आर नीडेड टू रेगुलेट हंटिंग और पाउचिंग ऑफ एनिमल्स, हमें स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है हंटिंग और पाउचिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब शिकार करना और उनको मारना, एनिमल्स को मारना, इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉ की ज़रूरत है। हंटिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज शुड बी बैन, इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको बैन कर देना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी प्रिवेंटेड, जो हमारे नेचुरल हैबिटेट्स हैं, मतलब जो हमारे जंगली जीव जंतु हैं उनका जो निवास है वो प्रिवेंटेड यानी सुरक्षा से प्रिवेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग देखो क्या है, ब्रीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इज कैप्टिविटी हैज सेव्ड सम इंडिजिनस स्पीसीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन सच एज मुस्क डियर इन गरवाल हिल्स, लॉयड इन गिर फॉरेस्ट एंड घड़ियाल इन
नंदाकन जियोलॉजिकल पार्क इन उड़ीसा। कैप्टिव ब्रीडिंग में वो देखो क्या कह रहा है कि जो ब्रीडिंग है वो जो जंगली जानवर हैं वो सेव क्या करते हैं इंडिजिनस स्पीसीज़। और जैसे इसमें किस किस की बात की गई है, हिरन की बात की है गढ़वाल हिल्स में, लोयन की बात की है गिर फॉरेस्ट में, और घड़ियाल में ही नंदाखन में जियोलॉजिकल पार्क है उड़ीसा के अंदर हमारी कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो हम अपने जो जीव जंतु हैं वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद है सम वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड सम ब्रीडिंग प्रोजेक्ट टू सर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज़। कुछ ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया के अंदर स्टार्टेड हो चुके हैं जहाँ पर हम अपने एनिमल्स को सेव रख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे प्रोजेक्ट कौन से हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, गिर लोयन प्रोजेक्ट हो गया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हो गया, हिमालय मुकदीर प्रोजेक्ट हो गया, रहीनो कंजर्वेट प्रोजेक्ट हो गया। ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। सबसे पहले है इसी में प्रोजेक्ट टाइगर और गिर रोयल प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या कह रहा है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो लॉन्च हुआ 1973 में टाइगर को सेव करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम पाउचिंग से। ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट 50 टाइगर रिजर्व हैव बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया। हम 50 टाइगर्स को रिजर्व कर रहे हैं, मतलब सुरक्षित रख रहे हैं इंडिया के अंदर और एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद है गिर लोयन प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्टेड हुआ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में 1972 टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लोयन। तो इसमें क्या करना था कि इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें किसे सेव करना था, एशियाटिक लोयन को। ठीक है, उसके बाद है लीगल प्रोविज़न फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में देखो क्या कह रहा है कि हमारी कंट्री के अंदर इन अवर कंट्री सेवरल लीगल प्रोविजंस और एक्ट रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर फॉरेस्ट हैव बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ जो है लीगल्स लॉ है और जो हमारे एक्ट्स हैं वो लागू कर चुकी है। दीज आर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसमें जंगली मीन्स हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो सही रहेंगे, उनको सेव रखा जाएगा। और कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें हमारे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसको कंजर्वेट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को। सेकंड में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारे जंगली जीव जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में दिस एक्ट इम्पावर्स गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन इसको हैंडल कर रहा है कि गवर्नमेंट और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो। ठीक है, टू क्रिएट एंड मैनेज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। इसमें क्या कह रहा है कि वो क्रिएट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और विलेज फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो ऐसे कुछ लॉज बना रहे हैं या कुछ ऐसी प्लान बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टू कंजर्व फॉरेस्ट एज ए नेचुरल हेरिटेज। वो कंजर्व, सुरक्षित कर रहे हैं जंगलों को नेचुरल हेरिटेज मीन्स ये प्रकृति की देन है तो हम इसको नुकसान नहीं पहुँचाए, तो इसे ऐसे कंजर्व कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। वो कंट्रोल कर रहे हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस मूवमेंट, उसकी मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट कैटल ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट। वो कंट्रोल कर रहे हैं कि जो हमारी शिप्स हैं या हमारी बफेलोज़ हैं या हमारे जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा ग्रेज ना कर सके फॉरेस्ट को। ठीक है, उसके बाद है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखो क्या कह रहा है कि दिस ऑब्जेक्टिव दिस एक्ट आर। सबसे पहले है प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग थ्रेटेंड एनिमल्स। हम जो हंटिंग एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे, उसको प्रोहिबिशन कर रहे हैं, मीन्स उसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जा रहा है। सेटिंग अप एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं किस किस की, जो हमारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनकी सेटिंग कर रहे हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग। हम कंट्रोल कर रहे हैं और मैनेज
मैनेजमेंट को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और प्रोटेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को और उनके नेचुरल हैबिटेट्स यानी उनके निवास को। ठीक है, उसके बाद देखो है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन ग्रुप फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, मीन्स उनके माइग्रेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ जीव जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना निवास चेंज करते हैं। मीन्स पहले वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा मीन्स वहाँ पर वेदर ठीक होता है, लेकिन कुछ समय बाद वेदर जो है वो अलग हो जाता है, तो उसकी वजह से वो अपना क्या है हैबिटेट है वो चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। द एनिमल्स दैट माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेटरी एनिमल, वो एनिमल जो माइग्रेट करते हैं उन्हें हम माइग्रेटरी एनिमल कहते हैं। द कॉमन माइग्रेटरी एनिमल्स आर बर्ड, फिशेस, टर्टल्स, व्हेल्स एंड बटरफ्लाइज। जो कॉमन माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स हो गया, फिशेस हो गई, टर्टल्स हो गए, व्हेल्स और बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करते हैं कि पहले ये वेदर के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्लाइमेटिक चेंज के साथ ये रहना पसंद करते हैं। मीन्स अगर इनकी निवास पे ठंड है, ठीक है, तो ये वही रहना पसंद करेंगे मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर में। लेकिन अगर जहाँ ये रहते हैं अगर वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है तो वो अपना निवास या रहने का स्थान चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है आर्कटिक टीम, अ स्मॉल बर्ड फ्लाई एंड अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसमें क्या है कि आर्टिक टर्न एक स्मॉल बर्ड है जो कि फ्लाई करता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता है, मीन्स बहुत दूरी तक ये एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी इस तरफ से इस तरफ, नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल इस तरफ से इस तरफ। व्हेन देयर इज़ अ विंटर इन नॉर्थ, जब क्या है कि नॉर्थ के अंदर विंटर है, और बैक फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जब वो क्या है कि पहले विंटर कहाँ पे था, नॉर्थ पोल में था, तो वो नॉर्थ से साउथ में आ गया, लेकिन जब साउथ में विंटर आ गया तो साउथ से वो कहाँ चला गया, नॉर्थ पोल में। व्हेन देयर इज़ विंटर इन साउथ एंड समर इन नॉर्थ, तो वो क्या है कि पहले नॉर्थ में रहता था, फिर क्या हो गया वो साउथ में आ गया, फिर वो साउथ में जैसे ही वेदर चेंज हो गया तो वो दोबारा नॉर्थ में चला गया। तो ऐसे वो डिस्टेंस बनाता रहता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बनाता है। ठीक है, उसके बाद है नीड फॉर माइग्रेशन, हमें माइग्रेशन की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, या मीन्स एनिमल्स जो हमारे बर्ड्स हैं उन्हें माइग्रेशन की नीड क्यों पड़ती है। एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप द इनहॉस्पिटेबल विंटर कंडीशन, वो क्या है कि जो हमारे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो बचना चाहते हैं विंटर कंडीशन से। ठीक है, फाइंड प्लेंटी ऑफ फूड, भोजन की खोज में। थर्ड है ले एग्स एट अ वार्म प्लेस वेयर दे कैन इंक्यूबेट अर्ली, जो हमारी बहुत सारे हमारे बर्ड्स होते हैं वो जो है वो एग रिलीज़ करते हैं कौन से, वार्म प्लेस पे, तो उसकी वजह से भी वो माइग्रेशन ले लेते हैं, मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जाते हैं। ठीक है, चेक पॉइंट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो हमारा ये प्रैक्टिस टाइम है उसके बारे में मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। जो क्वेश्चन बुक में कराने हैं मैं बुक में टिक मार्क कराऊंगी, और साथ के साथ जो H पार्ट वाले क्वेश्चन हैं, जो हमारे F, G और H पार्ट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। सो हैव अ गुड डे।